शिखर समागम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। मेरे साथ दो खास मेहमान, राकुल प्रीत सिंह, सब जानते हैं आपको। फिल्मों में आपने इनकी कई फिल्में देखी होंगी। इम्तियाज़ अली, कश्मीर के लोग ख़ास तौर पर इनको इसलिए भी जानते हैं कि इन्होंने कश्मीर में कई फिल्में बनाई हैं। इन पर बात करेंगे, देखेंगे किस तरह से कश्मीर का जो परचम है वो बॉलीवुड में भी लहरा रहा है। राकुल, आपसे शुरुआत करें तो आपने भी यहाँ एक फ़िल्म शूट की हुई है। जी बिल्कुल। मैंने कुछ साल पहले मेरी एक तेलुगु फिल्म थी रामचरण के साथ, ध्रुवा, और वो मेरा पहला शूटिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद से मुझे ऐसी एक फ़िल्म की खोज है जिसमें कश्मीर में शूट करने का मुझे मौका मिले, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मेमोरेबल था। तो आपने तो यहाँ दो फिल्म बनाई। रॉक स्टार क्या फिल्म थी, हाईवे। क्या खासियत लगती है आपको कश्मीर में? क्यों आप क्या है जो आपको कश्मीर की तरफ खींचता है? ये सिर्फ मुझे नहीं खींच रहा है, मुझे लगता है कि हज़ारों साल से लोगों को खींच रहा है कुछ जो कश्मीर में है, जो ख़ास है। और तो मैं भी जब यहाँ आया तो मुझे भी उस चीज़ ने खींचा। कोई ऐसी चीज़ जो आप, जैसे मैंने नोटिस किया जब भी मैं कश्मीर में फ़्लाइट से आता हूँ तो यहाँ हवा ही कुछ ऐसी होती है कि एयरपोर्ट में ही ऐसे कुछ हैप्पी फीलिंग होने लगती है। जब तक मैं आज होटल पहुँचा, किसी ने मैसेज किया और फिर एक दो एक्सचेंज के बाद उसने बोला, वाई आर यू इन सच हाई स्पिरिट्स, व्हाट्स रॉन्ग। ओह वाओ। तो कुछ यहाँ की हवा का असर है, कोई चीज़ तो ख़ास है जिसकी वजह से इसको हमेशा जन्नत, स्वर्ग, पैराडाइज कहा गया है। ये बताइए राकुल कि आप जब कश्मीर आती हैं, आप कश्मीर की तस्वीरें देखती होंगी, और बॉलीवुड में भी कश्मीर लंबे समय से रहा है, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से रहा है। कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो आपके जहन में आती हैं जब आप कश्मीर के बारे में सोचती हैं? मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि बहुत पहले अमीर खुसराव जी ने कहा था कि अगर कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। एंड आपको अभी भी कोई भी आप पिक्चर देखिए या आप फिल्म देखिए या आप गाना देखिए, वो आपको दिखाई देता है दैट जन्नत, दैट फीलिंग ऑफ, लाइक सर सेड, कि एक अलग ही चार्म है इस जगह में, एक सेरेनिटी है, एक पीस, कामनेस है, विच यू कैन सी थ्रू द फोटोग्राफ्स। और मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं। आई थिंक सम ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स व कभी कभी के गाने, या दिल से जो यहाँ शूट हुई है, हाईवे, रॉक स्टार, और अभी हाल ही में तुम क्या मिले जो गाना है रॉकी और रानी का, वो कश्मीर में शूट किया गया है। एंड इट्स सो प्रिटी। इम्तियाज़, आपकी जो मोहब्बत कश्मीर से हुई वो जगह, फ़िज़ा, हवा के साथ साथ यहाँ के लोगों से आपकी मोहब्बत हुई। आप जो पहली बार आपको बुलाया गया रात के खाने पर, आपके पूरे परिवार को, जब आप 9वीं में पढ़ते थे, उस पर थोड़ा बोलें, क्योंकि कश्मीर के लोग भी, मेरे ख्याल से यहाँ हवा ऐसी है, पानी ऐसा है कि आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है अच्छा होने के सिवाय। जी, आपके पेपर्स में बहुत माल है ऐसा लग रहा है। हाँ, बहुत रिसर्च किया आपने। जी हाँ, जब मैं 9वीं कक्षा में था, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर हुआ करता था, हम वहाँ रह रहे थे। और वहाँ एक सज्जन थे जो हमें बस टिकट्स वगैरह लेने में हेल्प कर रहे थे, आउट ऑफ वे जाकर, बिकॉज़ वो टूरिस्ट रिसेप्शन में काम किया करते थे। तो हम बस लेते थे, गुलमर्ग जाते थे, पहलगाम जाते थे। पहली बार ऐसे हुआ था। तो वो वहीं ही वॉज नॉट अ वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर और एनीथिंग, ही वॉज वो एक वहाँ पे काम करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, आप लोग को, पूरे ख़ानदान को हम दावत देना चाहते हैं डिनर के लिए। तो हमने सोचा फॉर्मेलिटी में बोल रहा है। आप किसी टूरिस्ट जगह पे जाते हैं तो वहाँ लोग काफ़ी इस तरह की बातें बोलते हैं, आपको मस्का लगाते हैं, मगर मीन नहीं करते। सो हमने सोचा पता नहीं इसने कुछ एड्रेस सा दिया है, सो विल सी। हम सोनामर्ग से वापस आ रहे थे तो पता चला कि ये जो भाई साहब थे ये सोनमर्ग पहुंच गए थे हमें लाने के लिए, छुट्टी लेकर के। सो ही वॉज देयर व्हेन वी रीच द बस स्टैंड। ये भाई साहब थे यहाँ पे, इनका नाम इरफान था। एंड उसके बाद वो ही ब्रॉट अस बैक टू हिज होम। कहीं पर था, किसी छोटी सी जगह में, किसी गली में, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उनके घर के अंदर पहली बार मैंने वाजवान खाया था, जो बहुत ही एहतमाम वाला डिश है। जिन लोगों ने, यहाँ तो सब लोगों को
मैं सॉरी सर, मैं आपको बोलना चाहूँगी Please. कि मैंने एंटर करते ही होटल सबसे पहले पूछा कि यहाँ आसपास सबसे अच्छा वाजवान कहाँ मिलता है, बिकॉज एक दिन जो कश्मीर में है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसका इंतज़ाम हो सकता है, चलिए हो जाएगा। जी। तो ठीक है, हाँ, तो वो वाजवान पहली बार खाया था, वो बेचारा कोई बहुत बड़ा या अमीर आदमी नहीं था, और वो मगर जिस तरह से उसने खाना खिलाया, और पहली बार हमने देखा कि किस मेहमान नवाजी कितनी फोर्सफुल हो सकती है, कितनी ज़्यादा मोहब्बत से लोग खिलाते हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत से कि मेरा भाई ज़मीन पर लेट गया, उसको लगा कि उसका अंत आने वाला है। उतना लजीज खाना मैंने मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज तक कहीं खाया होगा। एंड एक्चुअली ये सिर्फ मोहब्बत की वजह से है। टुडे आज मुझे उसका जायका याद नहीं है, मगर उस इंसान की फितरत का जायका, उसके ख़ानदान का और उसके घर की औरतें, उसके घर के मर्द, वो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब आप देखती हैं कश्मीर के बारे में, कौन सी जगहें हैं, कोई सनसेट्स हैं, सनराइज़ हैं, जो चीज़ें आपको याद आती हों बम्बई के जैसे शहर में, या आप साउथ में बहुत फिल्में करती हैं, वहाँ पर आपको याद आती हों और एकदम मन खुश हो जाता हो कि हाँ वो भी एक बात थी वो शाम तो कोई की? कंपैरिजन है ही नहीं कि जो सनराइज़ है या जो ब्यूटी है, जो नेचर है। मैं अभी सर से बात कर रही थी पीछे कि मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है कि ये मेरे एक्सपीरियंस के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जगहों पे शूट किया है। स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स में भी शूट किया है, वहाँ स्विस एल्प्स पे, और यूरोप में अलग अलग जगहों पे गाने शूट किए हैं। लेकिन किसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जो कश्मीर की वादियाँ हैं और जो हमारे देश की नेचर है, वो आपसे बात कर रही है, वो आपसे कम्युनिकेट करती है, एंड विच आई फील यू कांट फाइंड एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। जब कश्मीर की बात होती है तो बात होती किस तरह से एक बहुत सुहाना दौर था जब यहाँ पर शम्मी कपूर साहब की बहुत सारी फिल्में शूट हुई, और उसके बाद इसमें एक तरीके से वो दौर आया जब ये बंद हो गई, और वो एक ऐसा दौर था, मुश्किल दौर था कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। उन दिनों में क्या आपके दिमाग में कभी ये बात गूंजी जो राज तरंगनी में कलहन साहब ने कही, और बहुत खूबसूरत बात है कि कश्मीर के लोगों को दिल जो है वो आप स्पिरिचुअल माइट से जीत सकते हैं, आध्यात्म के बल से जीत सकते हैं, लेकिन तलवार की नोक से नहीं जीत सकते, तलवार से नहीं जीत सकते। ये वो लोग हैं, ये अलग किस्म के लोग हैं। ये आपने बहुत गौर करने वाली बात कही है। आपने जो पिछली दफ़ा कहा था अभी हॉल में, तो मुझे लगा कि यहाँ भी ज़रूर आप कहें। यहाँ पे जब मैं आया था, जो पहली बार आया था, तो शूटिंग बहुत हो रही थी, बट मैं स्कूल में था और कभी नहीं सोचा था कि फ़िल्म डायरेक्टर बनूंगा। तो दूसरी दफ़ा जब आया तो उस फिल्म डायरेक्टर बन चुका था, मगर मुझे ये यकीन था कि कश्मीर में शूटिंग हो नहीं सकती है, और यहाँ एक दौर था जहाँ बहुत होती थी, अब नहीं हो सकती है। तो मेरी खुशकिस्मती थी, खावर जमशेद जो यहाँ पर हैं और यहाँ पर वो पैनल पे भी थे, इनसे मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। तो हम दोनों शौकीन थे जगह देखने के या चीज़ों को देखने के। मैं इनसे कहता रहा कि मुझे वो भी दिखा दो यार जहाँ टूरिस्ट नहीं जाते हैं, फ़लानी जगह ले चलो। फिर मैंने 4 बोला, इसने 16 दिखाई, फिर मैंने और 32 बोला। तो आई थिंक उस ट्रिप में इन्होंने बहुत सारी जगह मुझे दिखाई, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो पार्ट रॉकस्टार का जो मैं राजस्थान में शूट करना चाह रहा था, अगर कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और मैं यहाँ शूट कर लूँ कश्मीर में, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए भी। और उस वक्त फिल्म्स क्योंकि यहाँ शूट हो नहीं रही थी, तो फिर यहाँ लोगों से बात करके लगा जज्बा है, मगर हुआ नहीं है। और तो हमने शुरुआत की, मैंने इनसे पूछा कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर होता है, लोकल प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, तो यहाँ का काम तुम कर लोगे? तो इसने कहा कि मुझे आता तो नहीं है। तो आई सेड अच्छा। मैंने बोला मगर मैंने फिल्में कुछ बनाई हैं, आता मुझे भी कुछ ख़ास नहीं है, तो अपनी जमेगी काफ़ी। तो मगर यहाँ के जो लोग थे, जैसे पुलिस और अथॉरिटीज़ वगैरह में जो लोग थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और ख़ास करके लोगों का ये जज्बा था कि नहीं जी हम तो करेंगे, हम तो आ जाएंगे, हम किसी भी हालत में किसी भी कॉस्ट पर
कोऑपरेट करेंगे। इस तरह से आसिफ आए और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो हमने पहली दफ़ा ये एक काम किया और स्मूथ शूटिंग। उस वक्त लोग फिल्म इंडस्ट्री के बहुत डरे हुए थे। तो आई रिमेंबर क्योंकि जैसे ऋषि कपूर साहब थे, ही हिमसेल्फ, वो उन्होंने यहाँ इतनी शूटिंग की है, उनके यहाँ दोस्त है, उनको बहुत मोहब्बत है यहाँ। मेरे भाई की शादी जब हुई तो वो मतलब ख़ुद को इनवाइट करके वो यहाँ आए क्योंकि उन्होंने आना था यहाँ पे। बट ही वॉजंट श्योर कि यहाँ कितना सेफ़ है। तो उन्होंने बोला कि सेफ़ है, रणबीर वहाँ जाएगा, तुम ज़िम्मा लेते हो? तो मैंने कहा कि मैं ज़िम्मा लेता हूँ। सो इस तरह से देन वी केम एंड स्टार्टेड शूटिंग ओवर हियर। आपने फिर दोबारा एक फिल्म यहाँ पर बनाई, क्या हाईवे जो आपने बनाई यहाँ पर, उसका कैसे ख्याल आया और कौन कौन सी जगहों को आपने चुना उसमें? एक्चुअली आई थिंक हाईवे में हम लोग पहलगाम की तरफ काफ़ी शूट हमने किया था। और वो भी एक तो चंदनवाड़ी को रास्ता जाता है तो वहाँ पर उस रास्ते पर बहुत सारा शूट किया था हमने, और दूसरा आरू की तरफ काफ़ी शूट किया था। आरू एक जगह है एंड उस वहाँ पर बहुत सारा वहाँ शूट किया था। ऊपर जो कुछ रोड के बाद चल कर के भी जाते हैं जहाँ डोके होते हैं, जहाँ वो गुजरों के घर होते हैं, जो वो लोग कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन खाली रहते हैं, वहाँ फिर शूट किया था। उसमें फिर ऐसी ऐसी जगह मिलती है वाकई कश्मीर में। यहाँ पर हमने एक सीन किया था, यू बीइंग एक्टर विल अंडरस्टैंड, वो स्क्रिप्टेड नहीं था एक्चुअली। हाईवे में काफ़ी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, पर वो पानी ऐसे आ रहा था आरू के रास्ते में दैट मतलब उस वक्त था हमारे पास, तो हमने सोचा कि एक सीन ऐसे ही होना चाहिए कि पानी को कोई देखे, अगर ख़ास करके अगर कोई किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, इमोशनल एक्सपीरियंस से, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। इट वाज जस्ट द पावर ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस दैट like Alia acted that part so beautifully. She broke down out of joy emotionally. So हाँ, उस तरफ बहुत शूट किया था। और करेक्ट, आई थिंक इस साइड में ज़्यादा शूट किया था हमने हाईवे में। जी हाँ। हैरिसन फोर्ड की फिल्म है इंडियाना जोन्स एंड डायल ऑफ डेस्टिनी, जिसमें वो 80 के हैं पर वो फिल्मों में इस तरह से उन्होंने काम करके उनको 70 का बना दिया। तो ये जो एक मतलब राकुल प्रीत का सिर्फ चेहरा चाहिए और फिर वो उसको रुला भी देंगे, हंसा भी देंगे, बुलवा भी देंगे। और डीप फेक्स में हम देख रहे हैं किस तरह से नेताओं के वीडियो बन रहे हैं और पता करना लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये वाकई में बोल रहे हैं कि ये बुलवाया जा रहा है कि क्या है। तो ये जो एक नई दुनिया खुल रही है और अभी बड़े शुरुआती दिन हैं, ये तो अभी टेक्नोलॉजी और रिफाइन होगी। इस पर आप भी सोचती हैं इस पर? एब्सोल्युटली। मैं यू नो आई एम अ बिलीवर कि टेक्नोलॉजी का जितना बून होता है उतना बेन होता है। और हमारी जो ह्यूमन नेचर है ना, वो इतनी ग्रीडी है कि वो सही समय पर रुक जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग और चाहते हैं। हम एज ह्यूमंस इतने लेज़ी हैं कि हम हर चीज़ चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाए। एंड एज अ फीमेल एक्टर, ये लास्ट वीक ही मेरी किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जो किसी और एक्ट्रेस का वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू नेम, लेकिन उसके ऊपर सब लोग अपना फेस लगाकर वही डांस स्टेप अपने फीड्स पे डाल रहे हैं एज अ वेरी कूल हैशटैग। लेकिन फॉर मी इट वॉज अ मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम फियर कि अगर आपका फेस कहीं भी यूज़ करके किसी भी तरह के कंटेंट पे लेबल किया जाए, आई थिंक एज अ फीमेल एक्टर, बिकॉज हमारा पब्लिक, सी वी आर इन पब्लिक प्रोफाइल, यू नो, हमारे फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ वो पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल है हमारे सोशल मीडियाज़ पे। नाउ इफ एनीवन मिसयूजेस दैट, आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज ड्रॉबैक ऑफ एआई। मैं फ़ोटो पर आता हूँ। आप बहुत फ़ोटो लेते हैं कश्मीर की और इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या आप लोग दोनों वादा करते हैं यहाँ हिंदुस्तान अखबार से कि अब कम से कम कल जब आप डालेंगे तो ये के बारे में बात करेंगे, समागम के बारे में? मैं सुबह से जब से लैंड हुई हूँ मैं छोटा छोटा कंटेंट बना रही हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू सॉ सर, मैं उधर भी खड़े होके गार्डन में आई वाज टेकिंग वीडियोस बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। और मैं सोशल मीडिया पे वो डालने के लिए एक अच्छी सी रील बना के, यू नो, जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ
द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो वो मैं कर रही हूँ आपके प्लीड करने से। मैंने एक पोस्ट कर दिया है चिनार के पत्तों के साथ, सो वो तो आ गया है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। हमारा टाइम खत्म हो चुका है। आपको सबसे ज्यादा आपको लग रहा था कि ये खत्म ही नहीं होगा ये बहुत समय। अच्छा हमारा टाइम कटा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। जी हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातचीत में इतना ही। आगे थोड़े से ब्रेक के बाद एक और बेहद रोचक बातचीत हिंदुस्तान शिखर समागम में। धन्यवाद। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, मतलब स्पोर्ट्स सुनते साथ ही जहन में आता है साहब क्रिकेट खेलती होंगी, हॉकी खेलती होंगी, स्विमिंग करती होंगी, बैडमिंटन खेल लेती होंगी, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो फेंसिंग में महारथी हैं, एक जिम्नास्ट हैं, एक पैरा आर्चर हैं। तो शुरुआत किस तरीके से हुई आप लोगों की इन बिल्कुल अलग किस्म के खेलों में, इसी के बारे में पहले बताइए। आपसे शुरू करते हैं श्रेया। हाय, मेरा नाम श्रेया गुप्ता है और मैं टॉप से एथलीट हूँ। करंटली मैं अहमदाबाद में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं एशियन मेडलिस्ट और ट्वाइस कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेशनल्स में अराउंड 15 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज है। और इसी अचीवमेंट्स को देख के मेरे को JK गवर्नमेंट अवार्ड, शेर कश्मीर अवार्ड और एस रंगील सिंह अवार्ड भी मिला है। मेरी शुरुआत हुई थी बचपन से ही मैं बहुत हाइपर एक्टिव किड थी, तो माय पेरेंट्स थॉट कि मेरा एनर्जी कुछ अच्छे वे में चैनलाइज करें, सो दे टुक मी फॉर अ समर कैंप एट MA स्टेडियम। और उधर पहले मैंने टाइक्वांडो से शुरुआत की। नहीं, ये स्टेडियम कहाँ पर है? जम्मू में? हाँ, MA स्टेडियम जम्मू, मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू। हाँ, मवलीन के पास चलते हैं। ये जिम्नास्ट की शुरुआत कैसे की आप? मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं MA स्टेडियम जम्मू में मिस कृपाली पटेल सिंह, जो कि खुद एक अर्जुन अवार्डी हैं, एंड मिस्टर SP सिंह सर के अंडर बचपन से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं जिम्नास्टिक्स में एंड 14 साल? जी, 14 साल। एंड बेसिकली मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई स्पोर्ट्स खेलूं, तो वो मुझे MA स्टेडियम लेके गए एंड मैंने सब गेम्स देखी। बट जब मैंने जिम्नास्टिक्स देखा, वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ, अलग अलग अपैरेटस होते हैं मतलब जिम्नास्टिक्स में, उनके साथ वो प्रैक्टिस कर रही थी एंड वन ऑफ द अपैरेटस वाज रिबन एंड उससे मतलब बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बना रही थी एंड मतलब मैं छोटी बच्ची थी, तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया मुझे एंड आई थॉट दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू। शीतल को आप लोग देख रहे हैं, बहुत मीठी मीठी सी मुस्कान दे रही हैं, बहुत शर्मीली सी हैं ये। मुझे नहीं मालूम है कितना बोल पाएंगी। अभी मुझसे कह रही थी कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी, फिर भी कुछ तो अपनी मीठी सी आवाज़ में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को, कैसे शुरुआत हुई आर्चरी की। मेरा नाम शीतल देवी है और मैं श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक पैरा आर्चर हूँ। अपने गांव में इकलौती बेटी जो ये पैरा आर्चरी वाला खेल खेलती है? और कोई है आपके गांव की लड़की? नहीं, मैं अकेली हूँ अपने गांव से। आपसे जानना चाहूंगी, शीतल में आपको क्या खास नजर आया? कैसे आपने शीतल को चुना? क्योंकि मैंने इतना बदलाव देखा है स्पोर्ट्स में। जब मैं आया तो आर्चरी में यहाँ पे कोई नेशनल मेडल नहीं था, कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं था। आज मेरे पास जम्मू कश्मीर में 20 इंटरनेशनल मेडल है और 70-80 नेशनल मेडल है, तो यही एक बहुत बड़ा चेंज है। 2013 से 2019 और फिर 2019 के बाद क्या आपको लगा कि एक ड्रास्टिक शिफ्ट, एक ड्रास्टिक चेंज आया पूरे माहौल में, एटमॉस्फेयर में? हाँ जी, काफ़ी चीज़ों में चेंज आया। फर्स्ट तो हम जब स्टेट चैम्पियनशिप खेलते थे तो उसमें मोस्टली जम्मू डिस्ट्रिक्ट या रियासी से मतलब बच्चे खेलने को आते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कट हुआ। पर जब से ये 370 का हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के जो अलग अलग, श्रीनगर से फिर बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, हर जगह से जो कश्मीर की लड़कियां हैं स्पेशली, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और अभी रिसेंटली हमारा स्टेट चैम्पियनशिप में कश्मीर की लड़कियों का गोल्ड मेडल भी आया है, तो वो एक ड्रास्टिक चेंज है। मुझे ऐसा लगता है नॉट ओनली एज स्पोर्ट्स पर्सन्स बट एज सिविलियंस ऑल्सो, जब से 370 हटा है तब से देयर पीस का माहौल है हर जगह। कोच साहब के पास हमें आना चाहिए। कुलदीप जी, ये जो युवा हैं खास तौर से, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स कितना एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, ये बताइए जरा। ये 11 महीने के दौरान इस बेटी ने देश को 4 इंटरनेशनल मेडल दिलाने का काम किया है।
मैं सब बच्चों से यही कहूंगा कि मेहनत करे, मेहनत करे, मेहनत करे, किसी भी फील्ड में हो, आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जोरदार तालियां इन जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से ये हौसले की नई उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं और अपने सपनों के आकाश पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और हिंदुस्तान शिखर समागम में आपका स्वागत है। हम हैं श्रीनगर में और बात हो रही है जम्मू कश्मीर की और अमन की राह की। कश्मीर में लगातार आता रहा हूं, चाहे यहाँ सबसे पहली बार कैंप लगे थे कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तब से लगातार कश्मीर में आता रहा हूं। और कश्मीर जब भी मैं आया तो बात होती थी आतंक की, बंदूकों की, डर की, हत्याओं की। लेकिन अब फिजा लगता है बदली है, बात हो रही है शांति की, बात हो रही है तरक्की की। लेकिन क्या ये जो शांति है ये डर की शांति है, चुप्पी की शांति है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान, अनुभवी मेहमान, ऐसे मेहमान जो जानकार रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इस राज्य को देखा है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, आपका स्वागत है। दिलीप त्रिवेदी साहब, आप डीजी रहे सीआरपीएफ के, लंबे समय तक आप पाकिस्तान डेस्क में भी थे, उसके बारे में भी आप जानते हैं किस तरह की खुफिया खबरें वहां से आती थी, हरकतें होती थी, उस पर आप नजर रखते रहे हैं। राजेंद्र साहब हैं, आप डीजीपी रहे जम्मू कश्मीर के। मैं आपसे शुरुआत में सीधी इसी बात से शुरुआत करता हूं, क्या ये जो शांति है, क्या ये चुप्पी की शांति है, क्या ये डर की शांति है? शुक्रिया सबसे पहले मुझे यहाँ न्योता देने के लिए दिबांग साहब, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। नहीं, ये कोई डर की वो नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट एफर्ट हो रही है, कोशिश हो रही है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। यहां पर कश्मीर ने 34 साल से कोई अमन नहीं, पहले तो 30 साल से कोई अमन नहीं देखा था। अब जब एक ऑनेस्ट कोशिश की जा रही है अमन लाने की यहां पर, तो शायद कुछ लोगों में ये समझ नहीं होगी कि अमन जो है वो रातों रात नहीं आ सकता, उसके भी एक प्रोसेस होता है। तो हम जो इसको देख रहे हैं अभी वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वक्त लगाएगा और मैं समझता हूं वी आर समवेयर अराउंड मिडल ऑफ दैट प्रोसेस टू एस्टैब्लिश पीस। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि उस प्रोसेस में क्या ये दौर ऐसा दौर है जब हम ये शांति डर से कायम कर रहे हैं, जब हम शांति चुप से कायम कर रहे हैं, क्या ये वो दौर है उस प्रोसेस में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे कहा कि दिस सीम्स टू बी अ वेरी जेन्युइन एफर्ट, ऑनेस्ट एफर्ट जो चल रहा है इस वक्त। और दुनिया में जहां पर भी इस तरह से अमन लाने की कोशिशें हुई हैं, इस तरह की सिचुएशन, स्थिति आती है, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। जी, त्रिवेदी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये कैसी शांति है? ये क्या ये उम्मीद की शांति है या ये एक बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है? नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव फीचर है डेवलपमेंट का, इसका टुवर्ड्स पीस। इसको डर की चुप्पी तो कहना बहुत ठीक नहीं होगा। ये माना जाए कि ये एक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चल रही है और चलते चलते आज इस लेवल पे आ गई है। अब इसमें वो फैक्टर्स इंक्लूड होने लगे हैं जो कि बहुत पहले भी शायद हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब हो गए हैं। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे स्टूडेंट्स का बच्चे जुड़ रहे हैं इन द मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स के, क्रिकेट आपकी आईपीएल्स में जा रहे हैं, एक एजुकेशन स्प्रेड हो रही है। राज साहब, आप चूंकि आपने बहुत करीब से देखा है, आपको क्या लगा कि क्या चीजें थीं जो एक तरीके से जड़ रही, जिनकी वजह से आतंक बढ़ा? मोटी चीजें आप क्या मानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जो चीज हमने देखा 90 से लेकर अप टू 19 तक, अनइमेजिनेबल। आज के दिन हम जो देख रहे हैं वो जो अनइमेजिनेबल है। कल जब मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था, मैं अपनी गेस्ट हाउस तक, आई हैव सीन गर्ल्स ड्राइविंग स्कूटर्स। ये इमेजिन कर सकते हैं आप?
लड़कियां यहां पे स्कूटर चला रहे हैं, ये कभी इमेजिन नहीं किया। देन स्ट्रीट वायलेंस, एब्सेंस ऑफ स्ट्रीट वायलेंस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर। एब्सेंस ऑफ हड़ताल, जब आप देखेंगे, आप में से कई बच्चे हैं यहां पे मोर देन 2,500 दिन, मतलब मोर देन 2,500 days कश्मीर हैज अंडरगॉन हड़ताल्स। मीन्स करीब 5 साल बच्चों का स्कूल नहीं चला है। उसके साथ आप कंपेयर करेंगे आज के हालात, चाहे वो हैदराबाद हो या और किसी नॉर्मल सिटी हो, मुझे उससे भी बेहतर लग रहा है यहाँ पे कल रात को जब मैं बाहर गया। तो उस हिसाब से देखें तो पीस इज समथिंग विच इज रिटर्निंग एंड पीपल वांट पीस। अगर आवाम शांति और अमन नहीं चाहती है तो कभी भी वो कर सकती थी, डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं वो। सो मेरे हिसाब से इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। पीस इज हियर टू स्टे एंड कश्मीर will remain peaceful in the days to come. अगर हम पीछे चलें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि 3 बड़ी वजहें क्या रही कि आतंक इतना फैला यहाँ पर, आतंक का इतना साया हुआ यहाँ पर, आतंक का इतना खौफ बढ़ा यहाँ पर, 3 बड़ी वजह क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो ये एक जम्मू कश्मीर के अंदर जिस किस्म की लड़ाई हुई है, ये कोई कन्वेंशनल लड़ाई नहीं, ये एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी है और पाकिस्तान का इसके अंदर पूरा हाथ था। तो जब स्पॉन्सरशिप वहीं से आ रही थी, हथियार वहां से आ रहे थे, पैसा वहां से आ रहा था, ह्यूमन रिसोर्सेज वहां से आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली लड़ाई जो है, ये हाइब्रिड लड़ाई जो है, इसको बढ़ावा मिल रहा था, ये चलती जा रही थी। दूसरा, मैं समझता हूं बहुत हद तक आवाम के अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत कोशिशें की आवाम का मन बदलने की, to change the minds of the population. Today we are looking at young people. इनके दिमाग जो हैं कुछ अलग दिमाग हैं आज के। उस वक्त जो हम देखते थे दिमाग बिल्कुल ही अलग थे। उनमें आजादी का एक जज्बा था, एक आइडिया था, and that is what was being exploited totally by the other side. हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी, हमने इस प्रॉक्सी वॉर को सिर्फ एक काइनेटिक तौर पे लड़ा, शुरुआत करके सिर्फ काइनेटिक तौर पे। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सब ने मिलकर इसमें हर साल गिनती की कि हमने कितने टेररिस्ट मारे। मगर वो कोशिश जो होती है असली हाइब्रिड वॉर को खत्म करने की, काउंटर हाइब्रिड वॉर हर दफे ऑल ऑफ गवर्नमेंट से होती है, जो आज आप देख रहे हैं यहां पर, जो हर डिपार्टमेंट लड़ रहा है आज, जो आज आप देख रहे हैं कितनी खवातीन यहां बैठी हैं, ये सब लड़ रही हैं इसके खिलाफ। इसी अगर ये अप्रोच उस वक्त होता भारत सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का, तो शायद बात दूसरी होती। जी दिलीप जी, ये बात हो रही है कि पैसे की, पैसा आता था, क्या ये कोशिश हुई कि जो पैसा आ रहा है आतंक के लिए उसको रोका जाए, या देर से कोशिश हुई? कैसे ये पैसा लगातार आता रहा? आप तो डेस्क पे थे, आप देख भी रहे होंगे। ये डेफिनेटली इसमें देर बहुत हुई और मेरे ख्याल से इसमें सब एजेंसीज का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं था, सब अपने अपने तौर पे कर रहे थे। आप मतलब इट वाज, मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया उस ऑपरेशंस में, कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी पाकिस्तान में कि 50 लाख 60 लाख विद इन 2-3 घंटे के अंदर तक हिंदुस्तान में कहीं पे भी पहुंचा सकते थे। श्रीनगर तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं पे भी पहुंचा सकते थे। तो ये पैसा की जो फ्री एंट्री थी, इसका तो बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ एक स्लाइटली मैं एक वो ऑपरेशनल सी बात बता रहा हूँ। एक अंडरकवर ऑपरेशन में मैं आई वाज ओनली वर्किंग विद, जिसमें वो लोग मेरे को सोच रहे थे कि मैं उनका आदमी हूँ, और मैंने खुद बड़े बड़े पेमेंट्स रिसीव किए विद इन 2 to 3 आवर्स। और केवल इतना सिंपल सिस्टम होता था, वो मेरे से कहते थे कि आपके पास 10 रुपए का नोट है? मैं बोलता था हाँ। बोले उसका नंबर बता दीजिए, और मैं नंबर सिर्फ टेलीफोन पे बताता था, और वो कहते थे फलानी जगह जाइए, नोट दिखाइए, आपको उतना पैसा मिल जाए।
2 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती। तो पैसा हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर पैसा नहीं, आफ्टर ऑल जो मिलिटेंसी चला रहे हैं उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे पैसा बनाने में, अपने लिए भी, पर्सनली अपने लिए भी, और उस मिलिटेंसी को चलाने के लिए भी। जी जी राजा साहब, इस पर रोक लगी तो कैसे लगी, उसमें क्या चुनौतियां आई पैसे को रोकने में? ये पैसा जो है, इट इज लाइक ऑक्सीजन फॉर टेररिज्म। जब तक ये ऑक्सीजन नहीं रोका जाएगा तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर हवाला चैनल्स, वेदर इट इज वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, लीगल, पैसा आते गया, नंबर 1। नंबर 2, कैश थ्रू बॉर्डर। उस वक्त बॉर्डर्स वगैरह ओपन था, कैश आता था। थर्डली, फेक करेंसी, काफी फेक करेंसी वगैरह प्रिंट करके इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश किया गया। एक बात जो अभी राजनाथ सिंह साहब ने कही 23 फरवरी को कि यहां से बात हो रही है कि आर्मी को हटाया जाए, क्या ये सही वक्त आपको लगता है कि आर्मी को अब पीछे हटना चाहिए और ये बात हो रही है कि सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाए? आज कहना कि स्थिति हमारी पहुंच गई है कि हम लड़ाई की एक थियोरी होती है, उसके मुताबिक स्टेजेस होती हैं लड़ाई की। ये भी हाइब्रिड लड़ाई थी, प्रॉक्सी वॉर थी। तो कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन से लेकर कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन तक एक प्रोसेस होता है। हम अभी, मैं नहीं समझता हूं कि हम कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन पे पहुंचे हैं अभी तक। हम अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन के आखिरी दौर पे हैं। इस टाइम पर अगर आप इस एकजुट यूनिटी को, इस इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस को तोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि आर्मी को अभी और यहां पर रहना चाहिए? मैं समझता हूं कि कुछ और अरसे के लिए यहां पर आपको इन तीनों फोर्सेस को एक साथ मिलकर, जिन्होंने ऑपरेशंस एक साथ किए हैं, इनको एक साथ रखिए और ग्रिड को मत डिस्टर्ब करिए। राजीव साहब, जो आपने ड्रग्स की बात की, अब तो हम देख रहे हैं और ये पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं कि ड्रोन से ड्रग्स आ रही हैं। क्या हमारे पास वो क्षमता है कि हम इसको रोक सकें? हम कुछ तो ड्रोन पकड़ लेते हैं, पर अलग अलग हिसाब लगाते हैं कि अगर आप एक पकड़ते हैं इसका मतलब 4 निकल गए, या आप अगर बेस्ट भी लगाएं तो एक पकड़ते हैं तो एक तो निकल ही जाता होगा। तो क्या हम इसमें सक्षम हैं इसको पकड़ने में? यस, वी आर प्रिपेयर्ड। ऑलमोस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने करीब कोई 2000 के करीब केसेस रजिस्टर किया नारकोटिक्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट में। डेमोक्रेसी में सरकार भी तो होनी चाहिए, लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। जब तक ये एक सर्ज नहीं होगा डेवलपमेंट का, सोशल एम्पावरमेंट का, तब तक यहां पर जो है जिस तरह का अमन हम लाना चाहते हैं, एक परमानेंट पीस लाना चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगी। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा और हमें स्टेमिना देना चाहिए इसके लिए, और पॉलिटिकल प्रोसेस को थोड़ा और पोस्टपोन करना चाहिए कुछ हद तक। यहां ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रोसेस है, देयर इज ऑलरेडी लोकल इलेक्शंस यहां पर हो चुके हैं, लोकल लेवल्स पे हो चुके हैं, तकरीबन एम्पावर्ड भी हैं काफी हद तक। मैं समझता हूं वो काफी है अभी के लिए। और जनता जो है, आवाम जो है, मेरे ख्याल से तो उनके चेहरे देखकर ज्यादातर खुशी दिख रही है हर जगह। उम्मीद है कि इस तरह से ही बढ़ता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं ये बेसिकली हताशा दिखाती है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये शायद इशारा कर रहे हैं कि मुश्किल दिन आने वाले हैं, शायद हम लोग ढीले पड़ गए हैं, ये मान रहे हैं कि नहीं अब शांति होगी तो शायद इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है, और ये एक इशारा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जब मैं डीजी सीआरपीएफ था तो बहुत पत्थरबाजी होती थी यहाँ पे, तो मैं कई दफे आया तो मैंने उस पत्थरबाजी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था किसी को बहुत ज्यादा, लेकिन वो क्या था, प्रोवोकेशन था कि किसी तरह ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं ये इससे प्रोवोक होकर गोली चला दें, कोई 1-2 लोग मर जाएं और उसके बाद एक वो हो जाए। तब से मेरा ये सुझाव हर वक्त है कि देखिए, इन दोनों हिस्सों को एक साथ रहना है, जम्मू को और कश्मीर को। जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तब तक जो है जिस अमन को हम ढूंढ रहे हैं वो अमन नहीं आएगा। आप सबने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबका भी धन्यवाद।